Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnain and today we're going to talk about our second lecture, test of hypothesis की फाइल नंबर 2 है मॉर्निंग वालों की HND मॉर्निंग वालों की है कंपेयरिंग मोर देन टू पॉपुलेशन मीन सिमिलटेनियसली। ये मैंने आपको लास्ट टाइम इसका कुछ पोर्शन करवा दिया लास्ट मीटिंग के अंदर। थोड़ा बहुत जो रह गया वो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। अनोवा आप लोगों ने शायद नाम सुना भी हो। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस प्रोसीजर दैट पार्टीशंस द टोटल वेरिएबिलिटी इन द डाटा इनटू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, जो कि डिवाइड कर देता है टोटल जितनी भी ओवरऑल वेरिएशन है ना टोटल उसके अंदर डाटा के अंदर, उसको डिवाइड कर देता है उसके डिस्टिंक्ट कंपोनेंट के अंदर। ईच कंपोनेंट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ड्यू टू रिकॉग्नाइज्ड सोर्स ऑफ वेरिएशन इन एडिशन on component represent the variation due to uncontrolled factor and random error associated with the response measurement। पर्टिकुलर कहता है कि ये वेरिएंस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, सारी की सारी एक्सप्लेन वाली, जो मतलब ऐसी वेरिएशन जो पता है, जिनके फैक्टर्स पता है, और ऐसी वेरिएशन भी पता होंगी जो रैंडम एरर है, ठीक है, जिनकी कोई वजह नहीं है, कोई पता नहीं लग रहा कि कैसे आते हैं। जैसे कि क्या आता है कि काम करते करते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू आ गई, वो अनएक्सप्लेन्ड एरर होता है, ठीक है। एक्सप्लेन्ड एरर क्या होता है, डिवाइस में पता है कि एरर है, ठीक है। जिस तरह हम वेइंग स्केल के अंदर देखते हैं यार एरर है, 2 किलो कम बताती है, तो हमें हर बार पता होगा कि 2 किलो कम जब भी वजन करेंगे 2 किलो माइनस कर देंगे, ठीक है। वो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है और ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस, तो इस तरह इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और इनको दोनों को मिला के इसको कहते हैं टोटल वेरिएशन, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके अंदर वो कहता है कि 4 ब्रीड हैं गाय उनकी भैंसों की, जो कि दूध देती हैं, ठीक है। अब उनमें से हर ब्रीड में से 6 6 सैंपल ले लिए गए। तो इस बार हमारे पास मल्टीपल डाटा है। पहले हम क्या करते थे, दो ही फैक्टर देखते थे, एक एक क्वालिटी थी और एक फैक्टर होता था, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। यहाँ पे जो है वो जरा वेरिएशन आ गया है, चार डिफरेंट तरह की जो है वो ब्रीड आ गई हैं। हर ब्रीड में से हमने 6 6 गाय ले ली हैं, ठीक है। और उनसे हमने जो है वो मिल्क यानी कि उनका लेके मिल्किंग करके उसका बटर फैट निकाला और परसेंटेज चेक की है, ठीक है। तो ये है कि जो पर लीटर जो है, या आसान अल्फाज में कितने परसेंट फैट है। तो ब्रीड 1 में जो गाय थी, 6 गाय थी, उनकी फैट परसेंटेज ये है। ब्रीड 2 की है, 3 की है, 4 की है। इन सारों का हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया, और ये जो है ये इसका ग्रैंड टोटल है इन सारों को जमा करके, ठीक है। ये सारा क्या किया टोटल, और ये जो इन सारों को आपस में जमा किया तो ये ग्रैंड टोटल आ गया। ये दोनों काम आपने इसमें करने हैं। अब वो कहता है कि आप हाइपोथेसिस टेस्ट करें कि एवरेज मिल्क बटर फैट परसेंटेज फॉर फोर ब्रीड आर सेम, कि एवरेज जो बटर फैट है ओवरऑल दूध के अंदर वो चारों की चारों ब्रीड्स के अंदर सेम है। ये हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। एक्सप्लेन वेरिएंस क्या है, बिटवीन द बिटवीन ब्रीड, कि ब्रीड जो आपस में पहली दूसरी तीसरी चौथी ब्रीड है इनके दरमियान डेफिनेट बात है डिफरेंस होगा, ठीक है। और डिफरेंस भी जो है ना वो होगा, एक फिक्स डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि ब्रीड डिफरेंट है। अब ब्रीड डिफरेंट हो गई तो इसका मतलब यह है कि एक एक गाय ही किसी और नस्ल की है तो उसकी फैट परसेंटेज डिफरेंट होगी। एक गाय और नस्ल की उसकी फैट डिफरेंस जो है फैट परसेंटेज जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है, पता है, लाजमी है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस क्या है, विद इन द ब्रीड, एक ही नस्ल की 4 गायें हैं और चारों के अंदर जो है वो फैट परसेंटेज डिफरेंट हो रही है, तो ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। इसकी फैक्टर, इसकी कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं, ब्रीड का डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। ये उन्होंने इसको ब्लॉक स्पॉट बनाए हुए हैं, ठीक है। अब होस्ट मैनुअली तो ये काम करने को आता नहीं है। ये उससे बनाए हुए हैं स्टैटिस्टिकल टूल से, मिनी टैब या एसपीएसएस से, ठीक है। ये बनाए हुए हैं, तो ये बेसिकली दिखाता है वेरिएंस ऑफ द डाटा, ठीक है। फैला डाटा फैला कितना हुआ, ब्रीड 1 का ये फैला हुआ डाटा, ब्रीड 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये इसको देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेरिएंस है वो ब्रीड 2 के अंदर है, विद इन जो ब्रीड वेरिएंस है। और ओवरऑल देखते हो तो तकरीबन सारों का साइज तकरीबन तकरीबन बराबर है, ये और ये, इन दोनों की लेंथ बराबर है, और इसकी भी तकरीबन इतनी इतनी बराबर है। तो इसका मतलब है ओवरऑल ब्रीड के अंदर वेरिएबिलिटी कम है, ब्रीड 2 के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है, इसकी विद इन यानी कि इसकी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस ज्यादा है, और ओवरऑल जो एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। एक वन वे अनोवा होता है। वन वे अनोवा के अंदर हमने अब क्या बात करनी है, हमने सिर्फ दो ही चीजें ली हैं, ब्रीड और मिल्क फैट, ठीक है, या बटर फैट कह लो। तो इसके अंदर हमने पहली बात तो ये जो उसने कहा था कि आपने ये साबित करना है कि सारों के अंदर जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब है म्यू नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू फोर। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे या जो पहले किए हैं
उनकी टेक्निक या उनका हाइपोथेसिस जनरेशन डिफरेंट है। यहाँ पे हाइपोथेसिस जनरेशन और तरह हो रही है। इसके अंदर कर रहे हैं हम क्या, जो उसने बताया कि आपने ये प्रूव करना है या आप ये साबित कर दें या आप ये पता कर दें कि क्या उनके अंदर जो ब्रीड के अंदर वेरिएंस है वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। अगर तो सारी मतलब H0 हमारी अप्रूव हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी H0 अप्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मिल्क परसेंटेज, मिल्क जो फैट परसेंटेज चारों ब्रीड के अंदर सेम है एवरेज वाली। ठीक है, और अगर इनके अंदर कोई से दो मीन्स, कोई दो वैल्यू डिफरेंट आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि चारों की वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट टू मीन आर डिफरेंट का मतलब है कि चारों में से दो फर्क आ गए, दो डिफरेंट आ गए, तो इसका मतलब यह है कि चारों ही एक जैसे नहीं होंगे, मतलब ओवरऑल देर आर वेरिएंस। ठीक है, और जो बटर फैट है या वो जो एवरेज मिल्क फैट परसेंटेज है वो चारों ब्रीड की सेम नहीं है। क्या स्टेटिस्टिक्स, ये फॉर्मूला होता है F = SB² / SW²। ठीक है, SB² क्या है, SW² क्या है, ये टेबल कैसे बनाते हैं, ये जरा ध्यान से सुनना है। SOV, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्केयर, मीन स्केयर, ऐसी फॉर्मूला F कैलकुलेट, ये आपका कॉमन है, सारों के अंदर इसी तरह आएगा। ठीक है, साइड पे अगर आप देखते हैं, बिटवीन ब्रीड, विद इन ब्रीड एंड टोटल, हमने दो जगह पे वेरिएंस बतानी है। कहाँ कहाँ पे, ब्रीड्स के दरमियान में और एक ही ब्रीड के अंदर जो गायें हैं उनके दरमियान में क्या वेरिएंस है। ठीक है, तो हमारे पास दो डिफरेंट यू कैन से फैक्टर्स आ गए। ठीक है, एक विद इन द बिटवीन ब्रीड है और एक विद इन ब्रीड है, ये दोनों लिख लिया और नीचे मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, अब टोटल क्या था, टोटल हमारा होता है सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना लिया हमने, चार ब्रीड में से छः छः गाय ली थी, छः चौका 24, तो टोटल कितना आ गया हमारा 24, 24 माइनस एक किया तो 23। ये जो टोटल है इसके सामने N-1 आता है। ठीक है, जो भी टोटल आपका सैंपल साइज होगा उसमें से एक आप माइनस कर दोगे और उसको लिख दोगे यहाँ पे। क्लियर हुआ, टोटल के अंदर जितना नंबर सैंपल नंबर है उसमें से एक एक ही माइनस करना है हर केस के अंदर, और जो नंबर आएगा वो सामने लिख दिया है। ठीक है, बिटवीन ब्रीड, अब जितनी आपने विद इन द ब्रीड आपके पास, सॉरी बिटवीन ब्रीड जो है वो आपके पास कितनी टाइप्स ऑफ ब्रीड थी, आपके पास कितनी टाइप ऑफ ब्रीड थी, चार तरह की ब्रीड्स थी। ठीक है, तो उसमें से भी आपने एक माइनस कर दिया, वो आ गया तीन। ठीक है, इसमें से भी एक माइनस कर दिया और पहले वाले में से भी एक माइनस, कितनी टाइप्स ऑफ ब्रीड थी, चार टाइप ऑफ ब्रीड थी। बिटवीन ब्रीड्स की बात हो रही है ना, तो ब्रीड कितनी टाइप की थी, चार की, तो तीन आ गया। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो टोटल आया होता है उसमें से पहले वाले का अगर माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 और 3 23, तो ये टोटल क्योंकि जमा होता है तो 20 और 3 23, दो वैल्यू निकल आई, तीसरी आप खुद निकाल लोगे। ठीक है, इतना ये तो सिंपल समझ आ गया। बिटवीन ब्रीड का क्या मतलब है, जितनी ब्रीड्स थी, चार ब्रीड्स थी ना, उनमें से एक माइनस कर दिया, तीन आ गया। ठीक है, सम ऑफ स्केयर, अब सम ऑफ स्केयर कैसे निकालते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आगे सॉल्व हुई हुई है। ठीक है, बल्कि दिखाता हूँ, टोटल एसएस, बिटवीन ब्रीड, विद इन ब्रीड, तो इन तीनों के सामने वाली ये वैल्यू हमने निकालनी है। ये टोटल एसएस है ये वाला, ये बिटवीन ब्रीड की है, ये विद इन ब्रीड का। फॉर्मूलाज क्या है, टोटल एसएस का फॉर्मूला क्या है, यहां से लेके यहां तक जितनी वैल्यूज हैं सारों का आप, सारों का स्केयर आप ऐड करोगे, 3.6 का स्केयर, 4.1 का स्केयर, 4.0 का स्केयर, 3.9 का स्केयर, ये इनका सारों का स्केयर जो है वो आप ऐड करोगे और माइनस कर दोगे करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर कैसे निकाला है, G.T, यानी कि ग्रैंड टोटल, वो जो 107 था उसका स्केयर लेके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, 107 का स्केयर डिवाइड बाय 24 किया, 477 आ गया। इन सारी वैल्यूज का अलग अलग स्केयर लेके ऐड कर दिया और CS करेक्शन फैक्टर को माइनस किया, माइनस किया। ठीक है, जब ये इन सारों को ऐड करेंगे आंसर आएगा 494.88, माइनस करेंगे 477.04, आंसर आ गया 17.83। तो ये 17.8383 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बिटवीन ब्रीड, बिटवीन ब्रीड निकालने का जो पहला यानी कि है उसका क्या तरीकाकार था, 23.1, ये जो इनका सम टोटल है, ब्रीड पहली ब्रीड का ये टोटल था, दूसरी का ये, तीसरी का ये, चौथी का ये, मैंने इनको ऐड अप कर इनका स्केयर ले लिया, इसका भी स्केयर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे हमने ये किया है, ग्रैंड टोटल डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन जैसे करेक्शन फैक्टर निकाला है वैसे ही तकरीबन ये काम भी किया हुआ है क्या, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अलग अलग है सारों का। ठीक है, अब पहले का जो टोटल था उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, लेकिन स्केयर लेके, अगर स्केयर ना लिया होता तो ये क्या आती है इसकी मीन वैल्यू, वो जो हम निकालते होते थे, मीन निकालते होते थे ना,
ये टोटल है, वो अगर इसका स्केयर ना लेते तो ये टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो मीन होना था, लेकिन इस बार हमने क्या लिया, स्केयर लिए, तो वो हमारा निकल आएगा बिटवीन ब्रीड के लिए एस एस की वैल्यू। ठीक है, दूसरी वैल्यू ले ली, उसका स्केयर डिवाइड बाय 6, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी। अगर इसी तरह तीसरी चौथी इनका आंसर निकालेंगे, करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बिटवीन ब्रीड की। और बाकी यही है कि ये 17,83,83 ये आ गई, बिटवीन ब्रीड 13,919 आ गई। 17 में से 13,919 निकालेंगे, 3,920 आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी मतलब वो इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। अब आपने आगे निकालना होता है मीन सम ऑफ स्केयर। एम एस एस इज इक्वल टू एस 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 डिवाइड बाई डी एफ। जो ये एस एस है इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 13,919 को डिवाइड करेंगे 3 पे, आंसर आएगा 4.640। तो ये आपका क्या है, एस स्केयर बी, ये जो निकाला था एस बी स्केयर। ठीक है, जो आपका 3.920 को डिवाइड कर देंगे 20 पे, तो ये आ जाएगा 0.196। ये आपका क्या है, एस केयर डब्ल्यू, एस केयर डब्ल्यू। और इसको हम एम एस ई भी कहते हैं, इसको हम एम एस एस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 23.67, ये कैसे निकाली है, इसको इस पे डिवाइड करके 4.640 को जब 0.196 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आ जाएगी। अभी तक आपको ये क्लियर हुआ, ये एनोवा टेबल कैसे बनाया है मैंने, ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से ओके कह दो। ठीक, आप पांच चार बच्चे हो, अगर आप चारों को क्लियर हो इसका मतलब है वही एज्यूम के बाकियों को भी आ जाएगा। और इवनिंग का ये नहीं है, ये फाइल मॉर्निंग की है, तो इवनिंग वाला अगर कोई बच्चा है तो वो जा सकता है। अच्छा, अब ये एफ कैलकुलेटेड हमने निकाल ली, जिस तरह हमने कल वाले क्वेश्चन के अंदर टी कैलकुलेटेड निकालते थे और उसको कंपेयर करते थे कि टी कैलकुलेटेड अगर बड़ी है उससे दूसरी वैल्यू से, तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देते थे, अगर वो छोटी है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते थे। इस तरह का हमने सीन किया था। ठीक है, हाँ, एक चीज रहेगी, ये मैं आपको बता रहा था, सॉरी मेरे से ना, मैंने कंफ्यूजन शायद हो गई है बच्चे को। मैंने आपको कहा था कि कल हमने जब बात की थी कि एच नॉट के अंदर इक्वालिटी का साइन आता है, एच वन के अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं आता। ठीक है, तो आपको जो भी कंडीशन दी जाए ना, तो जिस तरह भी हमारी कंडीशन क्या कहती है कि आप ये साबित करें कि इक्वल है, सारी सेम है। मैंने आपको कल जब करवा रहा था मैंने कहा था कि जो जो प्रूव करना होता है वो आप एच वन के तौर पर रख रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी के अंदर इस तरह का सीन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कौन सा साइन आना है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो जब भी आप इक्वलिटी की बात करोगे, इक्वल का साइन अगर लगना है ना, तो वो एच नॉट के साथ लगना है। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया, ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गए, ये हमारा पूरा एक टेबल बन गया। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इस तरह पेपर आएगा कि नहीं, एमएससी लेवल पे तो आता है कि एक दो वैल्यूज गायब कर देते हैं, ये वैल्यू गायब कर दी, ये गायब कर दी, ये गायब कर दी, कोई एक दो खत्म कर देंगे और बाकी दिए होंगे। तो यू शुड नो कि किस तरह कैलकुलेट किया है, इसमें से इसको माइनस किया ये आ गई, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गई, फिर इधर से डिवाइड करके इधर मल्टीप्लाई करके वट एवर वी हैव डन टिल नाउ। तो अगर ये वैल्यू दी हो और ये मिसिंग हो, तो यू नो कि हमने इस पे इसको डिवाइड किया था, तो हम इन इसको ऊपर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे, इक्वल टू ये है, तो ये इधर आ जाएगा, वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर 4.640 को 23.67 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.196 भी आ सकता है। ठीक है, तो नोवा टेबल कंप्लीट करना आता है। ठीक है, अब हमारी ये एफ कैलकुलेटेड आ गई। हमने एच नोट को कब रिजेक्ट करना है, अगर एफ कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है एफ एल्फा के। एफ एल्फा क्या है, 3 2। जो इसका जो अल्फा है, जो टी था वो अल्फा बाई टू होता था, और उसमें हम n-1 के या इस तरह करके हमने किया है। ठीक है, जो टी टेस्ट था, आपने हल्का फुल्का उसको देखा है। जब जी के अंदर भी देखा तो उसके अंदर भी अल्फा था, या कहीं जो डबल साइडेड थे उनके अंदर अल्फा बाई टू था। एफ हमेशा खाली अल्फा होता है। एफ टेस्ट जब भी कर रहे हैं, इसको हम, ये जो अनोवा है ना, इसको हम एफ टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अल्फा है 320। थ्री क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहली, और जो 20 है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम दूसरी है। अगर वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 15 होता, तो यहाँ 4 आना था, यहाँ 15 आना था। ठीक है, और अल्फा क्या है आपका, 0.05। अब 0.05 3 × 20, ये आपका 3.10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं,
अच्छा, ये जो टी टेबल होते हैं वो सारों का कॉमन होता है। उसके अंदर इधर वैल्यूज लिखी होती हैं अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू। जबकि क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अल्फा भी है और अंदर ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हैं, तो तीन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो इसका एफ टेबल 0.05 का अलग होगा, ठीक है। तो एफ टेबल 0.05 का अगर हमें मिल जाएगा, ये बहुत छोटा है। बहरहाल इस तरह टेबल है। अब ये आप देख लो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पहली लिखी हुई है, ये पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये दूसरी है। तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी? पहली वैल्यू हमारी थी 3 और दूसरी थी 20। तो 3, और इधर से जब हम 20 देखेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग 30 या समथिंग है, 3.10 है। ठीक है, यहाँ पे आके देखते हैं कि क्या वही वैल्यू थी हमारी। तो ये हमारी आ गई 3.10। सो रिजेक्ट एच नोट। अब क्योंकि हमारी जो वैल्यू है 23.67 वो बड़ी है एफ टेबल से, तो इसका मतलब है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और बताएंगे कि जो मीन डिफरेंस इन जो मीन एवरेज फैट परसेंटेज है डिफरेंट ब्रीड्स की मिल्क की, वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर एच नॉट एक्सेप्ट कर लेते तो फिर इसका मतलब ये था कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब देयर इज अ डिफरेंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। ये आपको वहाँ प्रैक्टिकल में आएगा, प्रैक्टिकल जब करेंगे तब इसको देखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये था वन वे अनोवा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन? ये समझ आ गया? आगे हमारे पास आ गया टू वे अनोवा। इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ सिंगल फैक्टर था, मिल्क परसेंटेज और काउ ब्रीड। अब टू वे अनोवा आ गया। टू वे अनोवा के अंदर क्या होता है कि दो फैक्टर आ जाते हैं। अब जैसे कि द इफेक्टिव लाइफ ऑफ बैटरी इज कंपेयर्ड बाय थ्री मटेरियल टाइप। बैटरी रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम ईच मटेरियल टाइप एंड देन रैंडमली एलोकेटेड टू डिफरेंट टेम्परेचर लेवल। बैटरीज हैं, तीन बैटरीज हैं, कंडीशन दो है। पहला ये कि मटेरियल डिफरेंट है और दूसरा ये कि टेम्परेचर डिफरेंट है। तो अगर तीन तरह के टेम्परेचर हो और तीन ही तरह का मटेरियल हो तो इसका मतलब है कि एक मटेरियल तीन टेम्परेचर में आएगा, दूसरा मटेरियल भी तीन टेम्परेचर में रखा जाएगा और तीसरा मटेरियल भी तीन टेम्परेचर में रखा जाएगा। तो टोटल 9 बैटरीज चाहिए हमें, ठीक है। कितनी बैटरी लगी हमारी? 9, क्योंकि तीन तरह का मटेरियल था और तीन तरह के टेम्परेचर थे। तीन तरह का मटेरियल दो तरह का टेम्परेचर होता है, तो 3 × 2 6 बैटरीज हमें चाहिए थी इस पूरे प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली चेक क्या किया गया है कि दो चीज़ों का फैक्ट चेक किया गया है कि डिफरेंट मटेरियल ऑफ बैटरीज का और डिफरेंट टेम्परेचर पे बैटरीज की एफिशिएंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हाइपोथेसिस हमने दो टेस्ट करनी है। पहली हाइपोथेसिस ये चेक करनी है कि मीन लाइफ ऑफ बैटरी फॉर डिफरेंट मटेरियल टाइप आर सेम, कि जो डिफरेंट मटेरियल टाइप है उनके अंदर जो मीन लाइफ है ना बैटरी की वो सेम है, ठीक है। मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता। ये पहली चीज हमने चेक करनी है। और दूसरी चीज हमने ये चेक करनी है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी अगर बैटरीज पड़ी हो तो उससे भी उसकी एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। ये दो हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करनी है। इसको कहते हैं टू वे अनोवा। रिस्पॉन्स वेरिएबल वो चीज होती है जो हम चेक करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर इम्पैक्ट चेक किया जाता है, दैट इज द लाइफ ऑफ द बैटरीज, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है जो टाइप ऑफ बैटरीज है वो तीन तरह की है, निकल कैडमियम, निकल मेटल हाइड्राइड एंड लिथियम लिथियम आयन। तो तीन तरह की हमारे पास बैटरीज हैं। टेम्परेचर इसी तरह जो हमारे पास तीन तरह का है, एक लो टेम्परेचर, एक मीडियम टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसके अंदर दो हाइपोथेसिस है। पहली हाइपोथेसिस के अंदर हमने एच नॉट क्या रखेंगे कि μ1 इक्वल μ2 इक्वल टू μ3, देर इज देर इज नो डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द बैटरीज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। और H1 के अंदर कहेंगे एटलीस्ट टू मीन द डिफरेंट, कि एटलीस्ट दो वैल्यूज डिफरेंट है, ये और ये के अंदर फर्क आ सकता है, इसमें या इसमें फर्क आ सकता है, इसमें और इसमें कोई एक फर्क डिफरेंस वैल्यू हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो वो फिर सारों की सेम नहीं होगी, ठीक है, कोई एक वैल्यू डिफरेंट हो जाए। H naught μ1 is equal to μ2 is equal to μ3, एवरेज लाइफ ऑफ द बैटरी आर सेम एट डिफरेंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वही बात। और H1 क्या हो जाएगा? एटलीस्ट टू मीन्स आर डिफरेंट। अब एक्सप्लेन्ड क्या है कि मटेरियल टाइप की वजह से जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी वेरिएशन आएगी, वही दैट इज एक्सप्लेन्ड, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल है तो वेरिएशन होगी।
और टेम्परेचर की वजह से भी, डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से जो भी वेरिएशन आएगी वो भी एक्सप्लेन्ड होगी। और अगर फिर भी कोई और एरर आता है या किसी और किस्म की कोई वेरिएंस आती है तो वो कोई एरर है, ठीक है, कोई और फैक्टर इंक्लूड है जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। अच्छा, अब इसका हमने क्या करना है, क्योंकि ये टू वे है तो इसके नीचे भी टोटल किया हुआ है और इधर से भी टोटल किया हुआ है, ठीक है, इधर से भी टोटल है और इधर से भी टोटल है। तो लो मीडियम हाई, एक एक फैक्टर मैंने इधर लिख दिया, दूसरा फैक्टर मैंने इधर लिख दिया, आप इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो पहला फैक्टर मैंने ऊपर रख लिया, दूसरा फैक्टर मैंने साइड पर रख दिया। इस तरह से भी टोटल कर लिए, ये टोटल ये टोटल ये टोटल और ये टोटल भी कर लिए। अब इन तीनों को जमा करो तब भी 1395 आएगा, इन तीनों को जमा कर लो तब भी 1395 ही आएगा, ठीक है, 1395 ही आएगा। इधर से जमा कर लो बेशक, इधर से जमा कर लो, तो ये हमारा क्या आ गया, ग्रैंड टोटल आ गया। करेक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला सेम है, जी डॉट टी स्केयर डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन, 1395 और सारा कर लिया, ठीक है। टोटल एसएस निकालेंगे, अब एसएस टोटल वैसे ही निकालते थे, 180 का स्केयर, 215 का स्केयर, 82 का स्केयर, 188 का स्केयर, 210, 90, इस तरह 9 की 9 वैल्यूज का स्केयर लेके करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बिटवीन मटीरियल, आगे हमने दो चीजें निकालनी है। पहले हमारे पास एक ही चीज थी, उसके अंदर दो मतलब लेवल थे, एक था बिटवीन ब्रीड और दूसरा था विद इन ब्रीड। अब हमारे पास दो डिफरेंट जो है ना वो वेरिएबल आ गए हैं, पहला मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। तो हम बजाय इसके कि मटेरियल और बैटरी कोई और एक फैक्टर ले गए हैं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हम एक बिटवीन मटेरियल आ जाएगा और बिटवीन टेम्परेचर, इसी तरह दो वैल्यूज आ गई, बिटवीन मटेरियल टेम्परेचर, और थर्ड जो चीज है वो आ गई हमारी एरर, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या था, अनएक्सप्लेन्ड एरर क्या था, विद इन ब्रीड, मैंने कहा था कि विद इन द ब्रीड जो है वो हम अनएक्सप्लेन्ड एरर है, ठीक है, हमें नहीं पता एक ही ब्रीड के अंदर किस तरह डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज का, ठीक है। सेम गाय हैं, सेम ब्रीड की गाय हैं, तो उनके अंदर क्यों डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है दैट इज एरर। तो ये वाली जो आपकी लाइन है ना नीचे वाली, ये एरर की लाइन है, ठीक है। आगे अगर चलते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि इधर हमने साथ ही बता भी दिया था, अनएक्सप्लेन्ड क्या है, विद इन ब्रीड, तो विद इन ब्रीड इज अनएक्सप्लेन्ड एरर। जब हम अगले सवाल के अंदर आए तो इसके अंदर अनएक्सप्लेन्ड क्या है, वो खाली एरर है, अनएक्सप्लेन्ड जो भी वेरिएशन आएगी उसका नाम क्या है, एरर। तो एरर हमने उसका नाम दे दिया। अब एरर वाला कॉलम वैसे ही है, लेकिन क्योंकि हमारा जो पहला जो कॉलम होता है, ये पहली जो रो होती है, दैट इज अबाउट आवर वेरिएबल, ठीक है। तो पिछले के अंदर एक ही वेरिएबल था तो उसकी एक ही रो बनी थी, इस बार हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो दोनों दो रोज बनेगी, ठीक है। टोटल क्या था, टोटल मैंने अभी आपको बताया n-1 होता है। 9 बैटरियां ली ना हमने, 3 1 3 1 और 3 1, तो 9 बैटरियां, 9 - 1 किया तो 8 आ गया, तो ये तो आपका क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। अब मटेरियल और टेम्परेचर और एरर, मटेरियल मैंने कैसे निकाला था, हमने कितनी मटेरियल के अंदर कितनी बैटरियां थी, कितने टाइप ऑफ मटेरियल थे, 3 तरह के, उनमें से मैंने क्या कहा था माइनस का कितना कर देना, एक, तो 3 - 1 = 2। टेम्परेचर के लिए भी कितनी तरह के टेम्परेचर थे, 3 तरह के, तो 3 - 1 कर दिया तो दो, दो और दो चार, 8 में से 4 गए 4, ठीक है। तो ये दो मटेरियल है, ये दोनों हमारे जो वेरिएबल हैं ऊपर वाले दोनों, ठीक है, ये दोनों मटेरियल भी और टेम्परेचर भी, और ये एरर है। पिछले वाले के अंदर एरर कौन था, विद इन द ब्रीड, यहाँ पे एरर जो है वो सिंपली एक हमने एरर ही उसका नाम रखा हुआ है। अच्छा, एसएस कैसे निकालते हैं, ये मैंने बताया था, ये आपका तो टोटल एसएस है ना, ये जो निकाला था हमने टोटल एसएस, टीएसएस जिसे कहते हैं, ये फॉर्मूला उसका वही सेम टू सेम। यहाँ पे कौन आ जाएगा, बिटवीन मटेरियल, यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। ये बिटवीन मटेरियल का भी हमने वैल्यू निकाल ली, किस तरह निकाली है, ये जो ये बिटवीन मटेरियल, ये मटेरियल की हाँ ये मटेरियल के थे ना, 1 2 3, इनका स्केयर 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 जमा करके डिवाइड बाय 3 तो ये आ गया। इसी तरह ये वाले इधर वाले जो टोटल्स हैं इनका भी हमने ये किया और आंसर ये आ गया, ठीक है। दोनों का अलग अलग आया। और टोटल कैसे निकालते होते हैं, अगर एरर कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस मटेरियल माइनस टेम्परेचर, मटेरियल और टेम्परेचर इन दोनों की वैल्यू अगर टोटल में से निकाल देंगे तो हमारे पास एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो यही हमने किया है, टोटल हमने निकाल लिया फॉर्मूला से, मटेरियल के लिए अलग से फॉर्मूला लगाया, टेम्परेचर के लिए अलग से फॉर्मूला लगाया, इसमें से इन दोनों को निकाल देंगे तो ये आंसर आ गया, ठीक है। एमएसएस कैसे निकालते थे, इसको इस पे डिवाइड कर दिया, 632 को 2 पे डिवाइड किया, 316, 2,23,946 को 2 पे डिवाइड किया, 11,973 आ गया, और 189.33 को 4 पे डिवाइड किया तो 47.33 आ गया। इसको एमएससी कहते हैं, ये एस स्केयर टी है और ये एस स्केयर एम है, ठीक है। तो एफ कैलकुलेटेड कैसे निकालते थे, 300, ये जो एक वैल्यू है, क्योंकि दोनों का अब इस एरर वाली जो लाइन होती है उसका हम एफ कैलकुलेटेड नहीं निकाला करते। देखो इधर इधर भी हमने निकाला, ये जो एरर वाली लाइन थी विद इन ब्रीड, इसका एफ कैलकुलेटेड नहीं निकला, सिर्फ पहली वैल्यू का निकलता है। तो अब इसकी बार हम क्या करेंगे, दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, तो 316 को डिवाइड कर देंगे 179, सॉरी 316 को डिवाइड करेंगे 47,33 पे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6,68,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रुक जाओ, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, गला खराब हो रहा है। देखो यहाँ पे भी मैंने यही किया था। हाँ, इसको इस पे डिवाइड किया था, जो वैल्यू थी उसको हमने एरर पे डिवाइड किया था। तो 316 डिवाइड बाय 47,33 करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.68। और 11,973 को भी 47.33 पे करोगे 252। पिछले क्वेश्चन के अंदर एक फैक्टर था तो एक ऊपर वाली वैल्यू को जो एरर पे डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे दो अलग हैं तो इसको भी एरर पे डिवाइड करेंगे और इसको भी एरर पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, एफ कैलकुलेटेड आ जाएंगी। अब पहली एफ कैलकुलेटेड और एफ टैब की वैल्यू भी हम इसी तरह, जब अभी मैंने आपको करके दिखाया उस तरह निकालेंगे। 0.05, ये भी 0.05 है, 2 4। 2 4 कैसे है, एक 2 4 और ये भी 2 4। मैंने ये बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम पहली और दूसरी। इसके हिसाब से पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और दूसरी ये है। इसके हिसाब से पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और दूसरी एरर वाली है। तो 2 4 के हिसाब से जब आप टेबल देखेंगे 6.94 आएगी। तो पहली हमारी 6.68 है, 6.94 है, और दूसरी हमारी 252.95 है। और ये तो वैल्यू सेम ही रहनी है क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो दो दो था। अब रिजल्ट इसका क्या निकालेंगे, नो डिफरेंस इन एवरेज लाइफ ऑफ बैटरी ड्यू टू डिफरेंट मटेरियल टाइप बट एवरेज लाइफ इज डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्योंकि 6.68 जो है वो 6.94 से छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, एच नॉट को एक्सेप्ट किया है क्योंकि हमारी एफ कैलकुलेटेड एफ टैब से छोटी है। तो एक्सेप्ट करने का क्या मतलब था कि तमाम के तमाम मटेरियल के अंदर उनकी बैटरी लाइफ या उनकी जो बैटरी लाइफ है वो, या लाइफ जो ओवरऑल है वो सेम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जबकि दूसरी जो वैल्यू है वो हमारी 252 थी जो कि एफ टैब से बड़ी है। अब ने ये नहीं देखना कितनी बड़ी है, यू जस्ट नीड टू सी कि बड़ी है या छोटी है। बड़ी है, इसका मतलब है कि अब जो ये जो इसके अंदर हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और एच वन को एक्सेप्ट कर लेंगे। और एच वन क्या कहता था कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर बैटरी की लाइफ डिफरेंट होती है। ठीक है, ये हमारा था डबल स्केयर का टू वे अनोवा। ये जल्दी से मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन? कोई दुख तकलीफ परेशानी? Chi-square goodness or fit test. At time, research is undertaken to determine whether some observed pattern of frequency conform to an expected pattern. The goodness or fit technique is used in which the researcher tests whether a significant difference exists between the observed number of responses in each category and the expected number of each category. ये चेक किया जाता है कि क्या दोनों जो हम एक काम कर रहे हैं, जो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं उसमें और जो एक्सपेक्टेड नंबर है उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है। कैसे चेक करते हैं, जैसे आपने मेंडले लॉ पढ़ा, वो बायो के अंदर पढ़ा होगा। उसके अंदर वो कहता है कि जो रेशियो है ना वो 9:3:3:1 है। मतलब फ्लावरिंग जेनेटिक थ्योरी कहती है कि जो सर्टेन स्पीशीज है उनके अंदर फ्लावर की जो रेशियो है ना वो 9:3:3:1 है। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस नेचर गिव, आगे ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया सैंपल का, और हमारे पास ये सारा डाटा आ गया। ठीक है, ये हमारा डाटा है। येलो विद ग्रीन स्टिग्मा, ऐसे ऐसे फूल जिनका स्टिग्मा ग्रीन था और फूल येलो थे वो 110 थे। रेड सिग्मा वाले येलो फूल 40 थे, व्हाइट विद ग्रीन स्टिग्मा 30 थे, व्हाइट विद रेड स्टिग्मा 15 थे। तो ये चार तरह के फूल थे और उनकी डिफरेंट नंबर थे, मतलब हमने काउंट किए। ठीक है, ये 5% हमारी जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो अब इसको चेक करेंगे, चेक कैसे करना है, ये हमारे पास वही अपना डाटा था। अब पहला जो है एच नोट क्या है, डाटा सपोर्ट द थ्योरी कि एच नोट कहेगा कि हमारा इनकी अगर हम रेशियोज निकालेंगे या इसको हम जब टेस्ट करेंगे तो हमारी यही रेशियो आएगी। ठीक है, या इसके हिसाब से हमारा डाटा जो है वो इंटरप्रेट होगा। ठीक है, और जो एच वन है वो क्या कहता है कि डाटा जो है वो थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता। ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ओ क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये वाली, ई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली। अब ये 9 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, 3 इसकी, 3 इसकी और एक इसकी, लेकिन ये रेशियो है और ये अलग अलग वैल्यूज हैं। ओ है, ई हम कैसे निकालते हैं, ई के लिए हमने करना क्या है, ये जो टोटल जो रेशियो हमें दी गई है इन सारों को ऐड कर लेंगे। 9 10 और 3 16 आ गया ना, 10 और 3 13 और 3 16। तो ये हमारी रेशियो अपने पहले निकालनी है। रेशियो से मुराद है कि उसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितना, टोटल 16 फूल थे। मतलब इसके रेशियो के हिसाब से आपको क्या समझ आती है कि टोटल अगर 16 फूल हों
तो उनमें 9 फूल जो हैं वो येलो ग्रीन स्टिग्मा होंगे, येलो ग्रीन होंगे, 3 फूल येलो रेड होंगे, 3 वाइट ग्रीन होंगे, और एक जो है सिर्फ वो वाइट रेड होगा। तो इसकी रेशो निकालते हैं, 9/16, 3/16, 3/16, 1/16, ये निकाल लिया। और इसको हम टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, ये जो हमने ऑब्जर्व किए हैं उनके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमने एक रेशो निकाल ली 9/16 के 16 में से 9 फूल होने चाहिए येलो ग्रीन, तो 195 में कितने होंगे? तो 195, 9/16 मल्टीप्लाई बाई 195 करेंगे तो 109.68, यानी कि टोटल 109.68 फूल होने चाहिए। ये तो हमने ऑब्जर्व किए थे ना। जो ये रेशो है वो क्या कहती है? वो रेशो कहती है कि 109 फूल एटलीस्ट, 0.5 के हिसाब से देख लोगे, राउंड ऑफ करोगे तो 110 फूल राउंड अबाउट, ठीक है, लेकिन आपने पॉइंट्स में रहना है। इतने फूल जो है, इतने परसेंट चांस है, इतने टोटल 195 में से इतने फूल जो हैं वो येलो होने चाहिए। 36 या 5, 6, 3% जो फूल हैं वो आपके ये होने चाहिए, ये भी उतने, और 12.188 वाइट रेड सिग्मा के होने चाहिए, ठीक है। ये उसने हमें बताया, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आ गई, ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई, ठीक है। इसका भी टोटल कर लिया, इसका भी टोटल करेंगे तो टोटल जो है वो सेम आएगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे ओ माइनस ई का स्केयर। अब ओ आ गया, ई आ गया, ओ माइनस ई कर लेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, उनका स्केयर ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे ई पे। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई, इनको जब जमा किया तो हमारा आंसर आ गया 2.15। इतना समझ आ गया कि नहीं समझ आया? जल्दी से बताओ, तो 4 मिनट रह गए, मैं चाह रहा हूँ कि इसी में खत्म हो जाए। ये समझ आया ई कैसे निकाला है? जो भी आपको रेशियो दी जाएगी उनको एड अप कर लें, और हर वैल्यू को, हर एक सिंगल सिंगल वैल्यू को उस पर टोटल रेशियो पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका टोटल नंबर ऑफ आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर O जो है वो इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डिंग E है, X2 विल बी जीरो, एग्जैक्ट फिट। इफ O आर क्लोज टू कॉरिस्पॉन्डिंग E, X2 विल बी मोर देन जीरो, नॉट मच लार्ज। एग्जैक्ट फिट क्या है? कि अगर ये O जो है वो E की निस्बत करीब करीब हो, इसके ये जिस तरह ये दोनों आपस में क्या है, करीब करीब है, तो ये क्या है कि जो ये एग्जैक्ट फिट है। और गुड फिट क्या है? कि अगर मतलब ये पहला, सॉरी, इक्वल टू, अगर तो इक्वल टू है जीरो, पूरा पूरा बराबर आए दोनों वैल्यूज, ठीक है, तो वो हो जाएगा एग्जैक्ट फिट। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो वो हो जाएगा गुड फिट, जैसे ये गुड फिट है। और अगर ज्यादा फर्क आ जाता है तो वो क्या आ जाएगा, वर्स फिट हो जाएगा। रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स स्केयर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एक्स स्केयर अल्फा k-1। के क्या है? नंबर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। ये अब इसके अंदर जो हमने रिजेक्ट करना है कब? जब हमारी जो एक्स स्केयर कैलकुलेटेड है वो इससे बड़ी हो। अब ये हमने एक्स स्केयर कैलकुलेटेड निकाला, 2.15 हमारा आंसर आया। एक्स स्केयर 0.05 इंटू 3, 0.05 अल्फा था। के कितनी सी कैटेगरीज कितनी थी हमारी? चार, 1, 2, 3, 4, चार में से एक माइनस किया, 3 आ गया। और ये हमने निकाली 7.81। ये आप इसका जो अपना टेबल होगा, ठीक है, ये इसका जो नाम है ना, चाय स्केयर का, चाय स्केयर टेबल होगा, ठीक है, वहां से आप इसको जो है वो टैली कर लेंगे। अब हमारी वैल्यू 7.81 है। हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से छोटी है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी हो तो हम एच नॉट को क्या कर देते होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है। और एच नॉट हमारी क्या थी? एच नॉट थी हमारी के ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट करती है, ये जो हमारा डाटा है वो सपोर्ट करता है थ्योरी को, ठीक है, ये थ्योरी के मुताबिक है, ठीक है। Test of independence between qualitative variables. Chayes-Square test can be also be used to test whether two qualitative variables are associated or not in a contingency table. In such situation, test is called test of independence of attributes. वो ये चेक करने के लिए भी चेक किया जा सकता है कि दो क्वालिटेटिव वेरिएबल जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। जिस तरह सर्टेन ड्रग इज क्लेम टू बी इफेक्टिव इन क्योरिंग कोल्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। 164 पेपर लिए गए जिनको ठंड लगी हुई थी, और उनको एक आधों को ड्रग्स दिया गया, कुछ को ड्रग्स दी गई और कुछ को शुगर पिल्स दी गई, ठीक है। द पेशेंट रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट आर रिकॉर्डेड। उसके बाद उसका देखा गया कि रिएक्शन क्या आया। कैटेगरी क्या है? दो, ड्रग्स, शुगर, और टोटल कर लिया 92 लोगों को, मतलब रैंडम जब दिया गया तो 92 लोग ऐसे थे जिनको जो दवाई है उसने असर किया, और 30 लोगों को शुगर वाली पिल से ही असर हो गया। प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, अगर आप किसी को ना ये दवाई है, बेशक वो दवाई ना हो, खुद ही सोच के ही इफेक्ट जो है ना बेनिफिट आ जाता है। 10 लोगों को नुकसान हुआ, इसमें 12 लोगों को नुकसान हुआ। 10 लोग ऐसे थे जिसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसमें भी 10 लोग ऐसे थे जिसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसको टोटल कर लिया इधर, इसको टोटल कर लिया इधर, और इधर भी टोटल कर लिया। ये जमा करोगे तब भी 164 है, ये दोनों को जमा करोगे तब भी 164 है। एच नॉट क्या कहता है? कि दो वेरिएबल ट्रीटमेंट रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट। अगर एच नॉट हमारा साबित होगा कि ये दोनों आपस में जो दो वेरिएबल हैं ये इनका कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरा कहेगा कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। रो टोटल मल्टीप्लाई बाय
कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये आ गया, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर एक के अंदर निकालनी है, ठीक है। रो टोटल डिवाइड बाय कॉलम टोटल, ये रो टोटल था, ये कॉलम टोटल था, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे भी किया, 112 मल्टीप्लाई बाय 22, कॉलम टोटल जो है वो चेंज हो गया, रो टोटल सेम था। इसी तरह यहाँ पे 52 डिवाइड बाय 22, हर एक की हमने वैल्यूज निकाल ली, और इनका अब जो है ये वो टोटल जो है वो सेम ही रहा, 164 है, ठीक है। ये फॉर्मूला हर एक के अंदर हर वैल्यू के साथ अलग अलग हमने अप्लाई किया, ठीक है।